गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सावन हूँ, आप सभी जानते हैं। मुझे अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाहे न चाहे आप कई वीडियोस में मेरा चेहरा देख ही चुके हैं। तो बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप मुझे अच्छे से जानते होंगे। मैं भी आप में से बहुत कुछ को नाम से भी जान रहा हूँ और जान चुका हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 3 क्लासेस MP कांस्टेबल के बारे में ली थी, जिसपे मैंने GS के जो कुछ क्वेश्चंस थे उसको मैंने डिस्कस किया था। फिर मैंने बताया था कि ये सिलेबस होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आने वाले में करवाऊंगा, आने वाले समय में करवाऊंगा। फ्रेंड्स, एक बात मुझे यकीन है कि आप अच्छे से जानते होंगे कि जो मेरे पढ़ाने का ढंग है, जो मेरे आपसे डिस्कस करने का ढंग है, ये है कि मैं पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं उस पर आधारित क्वेश्चंस जो होते हैं उनको पूछता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और प्रमुख वाद्य यंत्र है, इनके बारे में आपको हल्की फुल्की जानकारी दूंगा कि ये होते क्या हैं और इन्हें कौन कौन बजाता है, किस तरह के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बारे में चर्चा मैं अगले वीडियो क्लासेज में विस्तार से करूंगा। इस क्लासेज में जो है मैं आपको इसके बारे में सिर्फ हल्की जानकारी दूंगा और जो मैंने आपसे किताबों के बारे में चर्चा की थी, महत्वपूर्ण किताबों के बारे में बताया था, तो मुझे लगा कि कुछ और किताबें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछी जाती हैं, कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उनके पूछे जाने की संभावना होती है, वर्ल्ड फेमस होती है, तो क्यों ना आज उसका चर्चा कर ली जाए। उन किताबों के बारे में आज थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली जाए। नो डाउट फ्रेंड्स, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्या हैं, ये शास्त्रीय नृत्य होते क्या हैं, इन्हें जो लोक नृत्य होते हैं ये क्या होते हैं, वाद्य यंत्र क्या है और इन्हें कितना हमें जानना चाहिए, किस तरह की इस पर बातें करनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें करूंगा। और फिर उसके बाद हम आज करीब 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ किताबों के बारे में होगा। कुछ प्रश्न बेहद आसान होंगे, उनके बारे में आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रश्नों का स्तर निश्चित रूप से थोड़ा सा ऊपर होगा, जिसे आपको तो डील करने में हो सकती थोड़ी बहुत परेशानी आए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं, एक कोटेशंस आपके लिए है। एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी स्माइल करे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। कई बार आपके जीवन में ऐसा समय आता है कि जब आप गिरते हैं। हो सकता है मान लें आपने एग्जामिनेशन दी, आपके रिजल्ट्स नहीं आए, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, आप भी गुजरे होंगे और कुछ लोग जरूर गुजरे हैं, कुछ गुजरने वाले हैं। हो सकता है पहले एग्जामिनेशन में आप जाएँ, ईश्वर करे कि आप पहले ही अटेम्प्ट में अपनी सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हैं। तो जब फ्रेंड्स आप नहीं कर पाते हैं, देन जो वर्ल्ड दुनिया होती है वो हर कोई आपके मुंह के पास कहेगा, आपके सामने कहेगा कि अच्छा हो जाएगा, अरे तुम ठीक ठाक लड़के हो जाना है, गवर्नमेंट जॉब है, तुम ब्रिलियंट हो जाएगा। लेकिन जब नहीं होगा तो फिर वही लोग पीछे वही लोग सोचते हैं कि अच्छा बेटा दो तो कंपटीशन एग्जाम, फिर समझ में आएगा कि क्या है, ऐसे ही तुम सोच रहे थे, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे बच्चू, जरा देखे तो देखो। तो कई बार जीवन में आपको ऐसा वक्त आएगा जब आलोचनाएं सुननी पड़ेंगी, आप हार के करीब होंगे। हो सकता है कि कई बार आपको ऐसा लगे कि अब चीज़ें यहाँ से बंद हो जाती हैं, आप हार चुके हो। तो फ्रेंड्स, वहीं पर है कि अगर आप हार चुके हो तो कुछ नहीं, आप बस उठें, स्माइल करें। तो जो सामने वाला जीतने वाला है वो ये सोच रहा है कि चलो मैंने इसे हरा दिया, अब तो ये रोएगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रोएंगे, गिड़ाएंगे, आप रोनी सूरत बना लेंगे, बिल्कुल उदास हो जाएंगे और फिर वो आके आपको सिंपैथी देगा कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, चलो टेंशन मत लो, मुझसे मेरे पास आ जाओ, मैं ट्रिक बताऊंगा कि तुम्हें कैसे जीतना है। क्योंकि जब आप फ्रेंड्स मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, तो उनकी सारी खुशी इसलिए गायब हो जाती है, जो एक्सपेक्ट वो कर रहे थे कि वो आपको उपदेश देंगे, सजेस्ट करेंगे, वो छिन जाती है। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि अगर आप रुडयार्ड किपलिंग की एक पोएम है इफ, कि अगर आप सारे डिफिकल्टीज के बाद, अगर सारी दुनिया पे खिलाफ है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं, उसके बाद भी मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा देते हैं, देन यकीन मानिए कि आप जैसा जीता हुआ कोई नहीं है। जीत कर मुस्कुराना कोई बड़ी बात नहीं है, हार कर मुस्कुराना सबसे बड़ी बात है। चलिए फ्रेंड्स, वैसे कहा भी जाता है कि एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो जीतने के बाद खुशी मनाता है, लेकिन एक महान खिलाड़ी वो होता है जो हारने के बाद भी मुस्कुरा सकता है। आइए फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चंस को लूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं। 2 तरह के नृत्य माने जाते हैं फ्रेंड्स। एक होता है लोक नृत्य, जिसे आप कहते हैं। लोक नृत्य वो नृत्य होते हैं जो कि स्थानीय परंपराओं से उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर आप बिहार में सुने तो लौंडा नाच, उत्तर प्रदेश में भी कुछ शास्त्रीय नृत्य प्रमुख लोक नृत्य हैं।
असम का बिहू है, ये वो नृत्य है जो वहाँ के स्थानीय परंपराओं में होते हैं। और इस नृत्य का कोई शास्त्र नहीं होता, कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं, कुछ बाकायदा किताबें नहीं होती हैं, कोई भावभंगिमा नहीं होती। ये आमतौर पर स्थानीय परंपराओं से जुड़े होते हैं। जैसे ओणम है, पोंगल है, तो ये सब बिहार मकर संक्रांति है, ये सब फसलों के लिए है। फसल जब आते हैं उनके उत्पादन के लिए सब बनाए, जो उत्पादन होता है उसका धन्यवाद देने के लिए हम इस पर्व त्यौहार को मनाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक आग जला लेते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, और उसमें कोई स्थापित नियम नहीं है। आपने वीर ज़ारा फिल्म अगर देखी हो तो उसमें एक गाना है, और कई फिल्मों में आपने लोहरी वगैरह का डांस भी देखा होगा, गरबा का भी देखा होगा। तो ये सब लोक नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य वो होता है फ्रेंड्स, उसमें जिसकी बाकायदा किताबें होती हैं, जिसके रूल रेगुलेशंस होते हैं, जिसकी पढ़ाई होती है, जिसके बारे में बाकायदा नियम तय होते हैं कि आप इसी नियम के अंतर्गत कर सकते हैं। उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बाकायदा आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश का कथक जानते होंगे, कथकली के बारे में आपने सुना होगा, फिर यक्षगान के बारे में जो कर्नाटक का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ मैं फ्रेंड्स आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाले वीडियो में मैं ज़रूर इसकी चर्चा करूँगा कि जो फेमस शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। लेकिन उसमें से कुछ के नाम काफ़ी फेमस हैं, जैसे आपने सुना भी होगा, तो कथकली इसमें से एक फेमस है। दूसरा फेमस जो है उसके बारे में आप जानते ही होंगे, यक्षगान है कर्नाटक का। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रख लेनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कुछ नृत्य ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से लोकल होंगे, जैसे बिहू मैंने अभी बताया, असम का आपको, बिहार का लौंडा नाच। तो ये सब नृत्य जो हैं वो लोक नृत्य हैं। तो फ्रेंड्स एक और टॉपिक जो था वाद्य संगीत, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए जब नृत्य होता है तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई कहीं कुछ ना बजे और बिल्कुल आप ऐसे नाचते रहें। ये तो बच्चे करते हैं कि भाई कहीं कुछ ना हो तो भी वो नाचेंगे। लेकिन आमतौर पर जब हमारा शरीर थिरकता है, हम नृत्य करते हैं, तो निश्चित रूप से संगीत की भूमिका बहुत होती है। आप देख लें, आपके पीछे में संगीत बज रहा है, डीजे, आपने अक्सर देखा होगा डीजे है और उस पर बेस है पूरा, और डग 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 की आवाज़ आ रही है, तो आपके पैर यूं ही थिरकने लगते हैं, शरीर थिरकने लगता है। कोई ऐसा गाना जो बहुत पॉपुलर हो रहा हो, साकी साकी या जिस तरह से भी गाने हैं, तो आपके शरीर में एक रिद्म सी आती है। आप नहीं कुछ, अगर आपको बहुत अच्छे से नृत्य नहीं भी आता है तो भी आप थोड़ा बहुत शरीर को हिला ही सकते हैं। इसका उदाहरण गाहे बगाहे आप बारातियों में देखते ही होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, जो भी इसे लाइव वॉच कर रहे हैं वो इसे प्लीज़ शेयर कर दें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सकें, जिससे मैं आपको बता सकूं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। शिवानी कुमारी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो मैंने कल आपको बुक्स बताए थे उस पर ही ये बुक्स है, और इसके बारे में देखिए, बुक्स के बारे में ये भी कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि दुर्भाग्य से मैंने साहित्य में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, मतलब 3-4 साल मैंने उसमें लगाए, और मुझे साहित्य में काफ़ी रुचि भी रही है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य हो, हर तरह की किताबें। तो किताबों से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रही है, तो किताबों के बारे में मैं निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर जरूर जानता हूँ। आइए फ्रेंड्स, मैं कुछ किताबों के बारे में, जो बहुत फेमस किताबें हैं, जो बहुत ढंग से हैं, उसके बारे में आपका अभ्यास करा दूं, उसके बारे में जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन हैं उस पर मैं डील करा दूं। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में, सौरभ कुमार, गुड इवनिंग सर, चलिए गुड इवनिंग सौरभ जी। तो उसके बारे में भी मैं अगले क्लासेस में आपके लिए चर्चा करूंगा। मैंने आपको कई बार कहा फ्रेंड्स कि किताबें वो होती हैं जो हमारी सबसे अच्छी दोस्त बन सकती हैं। आप एक किताब को खोल के देखें, कभी भी आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश हर किताबें करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज का फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है? 4 पुस्तकें दी है, यशोधरा, यामा, ययाति और उर्वशी। फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं चारों के बारे में आपसे डील करूंगा। कल मैंने आपको बताया था महादेवी वर्मा के बारे में, और बहुत अच्छे से बताया था आपको कि ये छायावादी कवि है। छायावादी के 4 स्तंभ होते थे, कौन कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एकमात्र लेखिका थी जो छायावाद में थी,
और लेखिका का मीन्स हालांकि इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, लेकिन मुख्यतः इनकी रचना कवित्री थी, ये मतलब कविता लिखती थी और आधुनिक युग की मीरा कही जाती थी। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा ने लिखा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, यशोधरा, यामा, ययाति, उर्वशी। फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप में से अगर कोई आंसर देना चाहे तो ठीक है। चलिए, यशोधरा के बारे में बता दूं कि ये जो एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है यशोधरा, और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है इसे, तो यशोधरा तो नहीं हो सकता है। ययाति कौन थे फ्रेंड्स? अगर आपको पता हो तो महाभारत काल में जो पांडव थे उनके पूर्वज पुरु थे, और पुरु के जो पिता थे उनका नाम ययाति था, तो ये भी उन्होंने लिखा है। उर्वशी के बारे में आप प्रसिद्ध हो लीजिए, ये रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी कौन थी? तो उर्वशी एक अप्सरा थी। अप्सराएं क्या होती है फ्रेंड्स? अगर आप किसी पंडित जी या फिर किसी प्रवचन में सुनेंगे कि जब आप मर जाएंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ईश्वर ने अगर ऐसा हो कि अगर आप मर जाते हैं, आप स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ आपको अप्सराएं मिलेंगी, मतलब बहुत खूबसूरती लड़कियाँ होंगी, इतनी खूबसूरत जितने आपने आज तक नहीं देखी होंगी। हो सकता है ये कुछ बहुत मेकअप का भी कमाल हो, लेकिन पता नहीं स्वर्ग में ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे भी हो, आपको ऐसी लड़कियां जिसे आपने कभी ना देखा हो, बहुत सुंदर हो, आपकी कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर हो, तो हो सकता है कि तो उस तरह की जो लड़कियां होंगी, उस तरह की जो औरतें होंगी, उन्हें हम अप्सरा कहते हैं। तो उर्वशी एक अप्सरा रहती है जिसका प्रेम धरती पर रहने वाले एक मनुष्य के साथ हो जाता है, और उसी प्रेम कथा को ध्यान में रख के उर्वशी लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये उर्वशी उसी की कथा है जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। यामा, याद रखें फ्रेंड्स, यामा, दीपशिखा और निहार, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो महादेवी वर्मा ने की है। कौन कौन से फ्रेंड्स? यामा, दीपशिखा, निहार। छायावादी कवित्री में सबसे प्रमुख स्थान महादेवी वर्मा का रहा है, और इनकी रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा और निहार। ओके फ्रेंड्स, यशोधरा के बारे में बता चुका हूं कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और शायद आप लोगों ने कही होगी, माँ का हम एक कहानी, बेटा क्या समझ लिया तूने मुझको अपनी नानी। तो ये जो कविता होती है वो यशोधरा से ही ली जाती है, जहाँ पे उसके राहुल बेटे जो है सिद्धार्थ, उनकी जो पत्नी है, उनको मुख्य धारा में रखकर ये कहानी लिखी गई है, ये कविता लिखी गई है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मेरी 51 कविताएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 है फ्रेंड्स, धर्मवीर भारती, आशापूर्णा देवी, अटल बिहारी वाजपेयी, कुंवर नारायण। तो चलिए फ्रेंड्स, आप में से अगर कोई आंसर देना चाहे तो मेरी 51 कविताएं, देखिए ये जो 51 कविताओं एक संग्रह है, कविता संग्रह। कविता संग्रह क्या होता है? कई बार लेखक एक ही कविताएं लिख देते हैं, जैसे एक कविता लिखते हैं, मान लीजिए आपके कोई सिलेबस में एक कविता लिखी हो, तो आप उसे पढ़ते हैं, हाँ ठीक है चलो ये कविता है। कविता संग्रह होता है कि जब 20-25 कविताएं हों और वो लिखी गई हों। चलिए मैं आपको बता दूं कि धर्मवीर भारती का सबसे प्रसिद्ध जो है वो है अंधा युग। ये गीति नाट्य है। यहां मैं फ्रेंड्स आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये गीति नाट्य क्या होता है। फ्रेंड्स, जो गीति नाट्य होता है, जिसे आमतौर पर जो नाटक लिखे जाते हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, हैमलेट, इंग्लिश के जो नाटक हैं, तो जो ऐसा नाटक जो कविता में हो, जो गाने लायक हो, मतलब पूरी जो नाट्य है, पूरा जो नाटक है वो गीतों में लिखा हो, है ना। तो धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा है, जिसमें मतलब धृतराष्ट्र का अंधेपन के कारण महाभारत में समस्याएं उत्पन्न हुई थी, उस पर उन्होंने लिखा है। आशापूर्णा देवी हैं, आशापूर्णा देवी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये उतनी ज़्यादा फेमस नहीं है बट कवित्री है, इन्होंने भी काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, आप इनके बारे नाम से अच्छे परिचित होंगे, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री और काफ़ी अच्छे कवि। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक अच्छे कवि थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था उसके लिए इन्हें याद किया जाता है। हिंदी के प्रबल पैरोकार कि हिंदी भाषा को सम्मान विश्व में दिलाना चाहिए, इसके लिए प्रतिबद्ध थे। और लास्ट फ्रेंड कुंवर नारायण। आधुनिक युग में जितने भी कवि हुए हैं उनमें कुंवर नारायण का नाम बहुत प्रमुख रूप से लिया जाता है। कुंवर नारायण की कई रचनाएं हैं, और कुंवर नारायण ऐसे कवि थे जिन्होंने काफ़ी सशक्त रचनाएं की आधुनिक युग में। उनकी एक 4-5 पंक्तियां भी थी कि उसका हाथ अपने हाथों में लेकर मैंने यह बात जाना, दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए, कोमल और गर्म। तो फ्रेंड्स, ये 3-4 पंक्तियों में देख रहे हैं कि आप उनकी कितनी सशक्त रचनाएं हैं। तो आधुनिक युग में जब आप अज्ञे का नाम लेते हैं, उसी क्रम में आप आगे बढ़ते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम लेते हैं, फिर कुंवर नारायण उसी पंक्ति में आते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी 51 कविताओं के लेखक फिलहाल अटल बिहारी वाजपेयी हैं। इनकी कविताओं का संग्रह जो है वो मेरी 51 कविताओं में लिखा गया है, मेरे 51 कविताओं में है। नेक्स्ट है फ्रेंड, इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? चलिए, इंडिया डिवाइडेड
4 नाम फ्रेंड्स इसमें आपको दिख रहे होंगे। पहला है आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर अंबेडकर। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लेखन से स्वतंत्र भी कुछ राजनेता या दूसरे फील्ड के लोग भी लिखते हैं, और चाहे वो अपनी जीवनी लिखें, अपने जीवन को लिखें, अपने बारे में लिखें, अपने भविष्य के बारे में लिखें, और सॉरी अपने बीती लिखें, तो बहुत से लेखक लिखते हैं, कुछ क्रिएटर भी लिखते हैं, जो भी लिखता है उसे लेखक कहते हैं। तो कुछ लेखक जो सिर्फ लेखन कर्म ही करते हैं वो लेखक कहलाते हैं, प्योर लेखक कहलाते हैं, साहित्य के लेखक कहलाते हैं। लेकिन साहित्य के बाहर भी रचनाएं की जाती हैं। अब एक फ्रेंड्स आप देखें, इंडिया डिवाइडेड, ये चारों नाम अगर आपने सुना होगा तो चारों नाम बहुत बड़े राजनीतिज्ञों का है। आचार्य JB कृपलानी बहुत बड़े समाजवादी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत ही प्रूडेंट आदमी, बहुत ही वाइस स्कॉलर मैन। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप जानते होंगे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आधुनिक युग का मनु डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हमारी संविधान रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन्हें हम आधुनिक युग का मनु भी कहते हैं, या आधुनिक मनु। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अब आपको बता दूं कि मनु कौन थे। तो मनु प्राचीन काल में मनु ने मानव जाति के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, मीन्स एक नियमावली। जैसा अभी आप संविधान देखते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, ये हमारे अधिकार है, ये हमारे कर्तव्य हैं। तो उसी तरह से उस समय डॉक्टर मनु ने विधि संहिता बनाई थी कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यही काम आधुनिक युग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, इसलिए हम इन्हें आधुनिक मनु कहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप जानते हैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे थे। तो फ्रेंड्स इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखी थी, और इसका जो बेस है, मतलब इसकी किताब जिसके बारे में लिखी गई है, वो किताब इसके बारे में है कि इंडिया में जो अब जब ब्रिटिश रूल था, आप अच्छे से जानते हैं, तो उस समय यहाँ का जो पैसा था वो अंग्रेज यहाँ से बाहर ले जा रहे थे। कैसे ले जा रहे थे फ्रेंड्स? को कई किताबें हैं, जिसमें ब्रिटिश में दादा भाई नौरोजी की किताब थी, RC दत्त ने इस पर किताबें लिखी थी। तो ये भारत से पैसे इसी तरह से ले जाता था कि यहाँ पे जो अंग्रेज कर्मचारी काम करते थे, अंग्रेज अफसर काम करते थे, उनको पैसे यहीं से लगान वसूल करके दे दिया जाता था, और वो पैसे वो इंग्लैंड भेज देते थे। इसे ही हम धन निष्क्रमण का सिद्धांत कहते हैं। तो भारत जो इस तरह से बटा हुआ था, अंग्रेजों ने जो खाई बांट दी थी, उसी तरह से उसी बंटवारे का आधार मानकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड की रचना की। आचार्य कृपलानी जी ने ऐसी कोई रचना नहीं की है, इसलिए फ्रेंड्स आप ये याद रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड एक महत्वपूर्ण पुस्तक है औपनिवेशिक भारत को समझने के लिए। जिस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसका राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, उसका आर्थिक प्रभाव भारत पर क्या हुआ, उसको समझने के लिए एक अच्छी किताब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, वो भी है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सैटनिक वर्सेस। सैटनिक वर्सेस किस लेखक की पुस्तक है? फ्रेंड्स इसके जो भी रचनाकार हैं सैटनिक वर्सेस के, काफी ज्यादा विवादास्पद रहे हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा प्रसिद्ध भी रहे हैं। सैटनिक वर्सेस जो इसकी उनकी और भी जो पुस्तकें हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा की थी, और इस्लाम जगत में तो बिल्कुल बुरी तरह से, क्योंकि हल्के इनकी बातों से जो मुस्लिम समुदाय था वो काफ़ी आहत हुआ था। इनकी किताब पे काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, और कहा गया था कि इस किताब को वापस भी कर लिया जाए, क्योंकि किताब बहुत ही बुरी है। फ्रेंड्स अगर आप में से कोई इसका आंसर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं कि सैटनिक वर्सेस किस लेखक की पुस्तक है। बहुत ही फेमस किताब है। अगर आप इसका आंसर देखिए, पहला है मुल्क राज आनंद, सलमान रश्दी, RK नारायणन, तस्लीमा नसरीन। 4 बहुत बड़े बड़े लेखकों का नाम है फ्रेंड्स। चारों लेखक के बारे में मैंने बताया था। अगर आप इसका कोई आंसर देना चाहें, चलिए मैं आपको फिर से बता दूं। मुल्क राज आनंद की कई किताबें मैंने आपको बताई थी, बहुत फेमस थे मुल्क राज आनंद, जिन्होंने वैसे भारतीय लेखक जिन्होंने अंग्रेजी में लेखन किया था, उसमें मुल्क राज आनंद का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। और द अनटचेबल, इनकी अनफॉरगेटेबल रचना है। कूली, द अनटचेबल, इस तरह जैसे की किताबों को मुल्क राज आनंद ने लिखा था। फ्रेंड दूसरा है सलमान रश्दी। फिर RK नारायण के बारे में मैंने आपको कहा था कि मालगुडी डेज, जब भी आप याद रखें तो मालगुडी डेज, इसके लेखक हैं RK नारायणन, मालगुडी डेज के। तस्लीमा नसरीन एक बंगाल की, मूलतः बांग्लादेश की लेखिका है, लेकिन वो बांग्लादेश से निर्वासित हो गई। जब उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी, उस किताब के बारे में आगे जिक्र करूंगा, तो उस किताब के बारे में उन्होंने बांग्लादेश की सच्चाई उजागर की थी कि वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, मतलब जो हिंदू कम अल्पसंख्यक हिंदू मीन्स कम संख्या में हिंदू हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो इस विषय पर जब उन्होंने किताब लिखी तो बांग्लादेश में उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था।
तो अभी वो भारत में निर्वासित जीवन भारत में रह के फिर बिता रही हैं अपना, और उनकी किताब जो थी उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे फ्रेंड। फिलहाल सैटेनिक वर्सेस के लेखक सलमान रश्दी हैं, काफ़ी बार किताब रही थी इनकी। और भी जो किताबें हैं वो मिडनाइट चिल्ड्रन, इसमें एक और भी है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसका अनुवाद आपको मिलेगा आधी रात की संतानें, मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रहे हैं निश्चित रूप से। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड, आप में से बहुत से लोग क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट माय स्टाइल पुस्तक का लेखक कौन है? क्रिकेट माय स्टाइल, आप देखिए कि क्रिकेट को लेके बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। सुनील गावस्कर ने लिखा था आई पास द दिल्ली टेस्ट, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने लिखा 22 गज या प्लेइंग इट माई वे, और भी कई सारी किताबें हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स है क्रिकेट माय स्टाइल, बहुत फेमस किताब है क्रिकेट माय स्टाइल। इसके बारे में आप अगर जानते हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए इसके जो है सुनील गावस्कर, इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। सुनील गावस्कर टेस्ट में 34 शतक लगाने वाले थे, भारत के पहले खिलाड़ी। 10,000 रन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पूरा किया, जिसे बाद में फिर जाके सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा था। उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन थे, 99 टेस्ट इन्होंने खेले, भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक थे। और जो एक फिल्म आई थी अजहर, जिसमें एक गाना है बोल दो ना जरा, क्योंकि गाने से आप लोग फिल्मों को याद रखते हैं, वो इन्हीं पे बनी थी, मोहम्मद अजरुद्दीन पर। फिर फ्रेंड्स इमरान खान, इमरान खान के बारे में आप जानते होंगे कि अभी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान साहब। हैं भी या नहीं हैं, हालांकि ऐसा तो अखबारों में आता है कि वही प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो पाकिस्तान फैसले लेता है उसको देख के लगता नहीं अब वो हैं नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि बनेंगे या फिर बन चुके हैं। इनके बारे में बहुत सी बातें हैं, आप उनमें ना जाएं। इमरान खान आप जानते हैं, और जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान एकमात्र जीता था उसमें इमरान खान ने अगुवाई की थी। एक और है फ्रेंड्स कपिल देव, भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, कपिल देव उसके कप्तान थे। विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर, 434 विकेट लिया इन्होंने, 5000 रन बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे कपिल देव। तो कपिल देव ने जो 1983 में विक्ट्री की थी, अभी शायद उस पर मूवी भी आ रही है अगर मैं सही हूँ तो। गायत्री विश्वकर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गायत्री जी। तो अभी उस पर एक मूवी भी आ रही है, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी आ रही है, बट कपिल देव 1983 में भारत को वर्ल्ड कप दिलाया था इन्होंने। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता, दूसरा 2011 में जीता था इन्होंने। तो प्लेइंग क्रिकेट माय स्टाइल के लेखक कपिल देव है। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने आंसर डी दिया। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आपके सामने है अ सुटेबल बॉय। आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, जो बॉय हैं उन्हें और जो लड़कियां हैं उन्हें भी, क्योंकि ये किताब भारतीय मध्यम वर्ग के चरित्र को प्रदर्शित करती हैं। मैंने आपको कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कि हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं साहित्य उसे रिफ्लेक्ट करता है, साहित्य उसे शो करता है। आप गोदान को पढ़कर अगर देखें तो मैंने बताया था आपको कि आपको गोदान थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए, लेकिन उससे में फ्रेंड्स ए सुटेबल बॉय आपको जरूर पढ़नी चाहिए। कोई अच्छा सा लड़का, 4 फ्रेंड्स के नाम दिए हुए हैं। खुशवंत सिंह मैंने बताया था आपको, अरुण शौरी, विक्रम सेठ, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसमें से कौन सा हो सकता है, अगर आप में से कोई जवाब देना चाहें। सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह की कई किताबें मैंने आपको बताई थी, जैसे माई कंपनी विद वीमेन उनकी काफ़ी रही, कंट्रावर्सी लिखते थे। ए ट्रेन टू पाकिस्तान काफ़ी फेमस थी। तो चलिए खुशवंत सिंह की आपको जो याद रखनी है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ए ट्रेन टू पाकिस्तान काफ़ी फेमस किताब इनकी रही थी। गायत्री विश्वकर्मा जी सी कहा है। अरुण शौरी जी अभी हाल फिलहाल के लेखन है, शायद ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। विक्रम सेठ, गायत्री विश्वकर्मा जी ने सी कहा है, थैंक यू वेरी मच। विक्रम सेठ मैं आपको बताया था कि विक्रम सेठ जो है वो मूलतः इंग्लिश राइटर है, ओके, भारतीय हैं मगर ये अंग्रेजी में ज़्यादा लिखते हैं। तो जो ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं वो है विक्रम सेठ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये किताब इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि इसमें पता चलता है कि कोई अच्छा सा लड़का, मीन्स एक ऐसी फैमिली रहती है जिसके घर में 2 बेटियां रहती हैं, और एक बेटी का रिश्ता एक प्रोफेसर से हो जाता है, अच्छे घर से हो जाता है। दूसरी बेटी का रिश्ता को लेके उनकी माँ बहुत परेशान रहती है, किससे हो किससे नहीं हो, मॉरालिटी, नैतिकता, अच्छे लड़के की पहचान क्या होती है। उस लड़की को जिससे प्यार होता है वो अलग धर्म का होता है, उससे फिर उसकी माँ चाहती है कि शादी ना हो, फिर किसी दूसरे से होता है, वो भी सही से नहीं रह पाता, फिर तीसरे एक लड़के को चुना जाता है, उसके कई सारे टेस्ट लिए जाते हैं। राम वरण राजपूत, गुड इवनिंग गुड इवनिंग।
तो उस तरह से कई तरह के टेस्ट लिए जाते हैं, फिर जाके बेचारा लड़का पास होता है और अंत में उनकी शादी होती है। तो विक्रम सेठ का ये जो है ए सुटेबल बॉय मोटी किताब है, लेकिन भारतीय कहानी को जो मध्यम वर्ग की परेशानी है, और ये इस समय की बात है जब भारत को आज़ादी मिले कुछ ही दिन हुए थे, आई थिंक 1950 के करीब की बात है, तो उस समय बहुत ही अच्छी किताब लिखी है। तो आपको एक बार ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अगली है फ्रेंड्स कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स के देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और ये विदेशी है, जोफ्री चार्सर, लियो टॉल्स्टॉय, गुनार मिल्डर, विलियम शेक्सपियर, ये चारों विदेशी राइटर हैं। फ्रेंड्स क्या देखिए, मैं कहा था कि कुछ किताबों का नाम बहुत आसान होगा, कुछ किताब बिल्कुल टफ होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सारी किताबें बहुत बेहद आसान होगी। कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस किताब है फ्रेंड्स, और मैं बताऊं कि जो इंग्लिश है उसके पिता जोफ्री चार्सर को कहा जाता है, ये इंग्लैंड के फादर ऑफ इंग्लिश है। ये फादर ऑफ इंग्लिश हैं जोफ्री चौसर, ठीक है फ्रेंड्स। लियो टॉल्स्टॉय को आप जानते हैं कि इनकी जो एक किताब थी वॉर एंड पीस, विश्व की महानतम उपन्यास में सबसे महान उपन्यास में से एक, अभी कहे कि विश्व के सबसे महान उपन्यास जो है इनकी वॉर एंड पीस है। गुनार मिडल मुख्यतः शास्त्री है। विलियम शेक्सपियर को आप जानते हैं द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, कि जहां भी विश्व का इतिहास आया है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर, ये दोनों महान नाटककार में से एक रहे हैं। इनके प्रमुख नाटक आप जानते होंगे रोमियो जूलियट और फिर ओथेलो, हैमलेट, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इनके जो स्टेटमेंट्स, इनके कोट्स आज भी लोग कोट करते हैं। नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर ने कहा था, महानता आपके कर्मों से आती है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकार लो, उसके सुगंध में क्या है। तो ऐसे कई चीज़ विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए चलिए इसमें आपको मैं बता दूं, जोफ्री चार्सर जो कि फादर ऑफ इंग्लिश है, उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी थी। तो कैंटरबरी टेल्स मतलब होता है कहावतें या उनकी कहानियाँ। गायत्री विश्वकर्मा जी ने विलियम शेक्सपियर कहा था, लेकिन देखिए कैंटरबरी टेल्स पुस्तक के लेखक जो है वो जोफ्री चार्सर हैं। ओके गायत्री विश्वकर्मा जी, विलियम शेक्सपियर ने इसे नहीं लिखा था, इसे जोफ्री चार्सर ने लिखा था, और जोफ्री चार्सर फादर ऑफ इंग्लिश हैं, इंग्लिश के पितामह भी समझ लें। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? फ्रेंड्स, अगर मुझे लगता है कि आपने 10वीं तक भी हिंदी पढ़ी होगी तो निश्चित रूप से आपको इसका जवाब आना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। भारतीय इतिहास में, साहित्य में इनसे महान लेखक नहीं हुआ है, और उपन्यास सम्राट की संज्ञा मुंशी प्रेमचंद को दी जाती है। जिस तरह से इन्होंने लिखाना स्टार्ट किया, कि शुरुआत की इन्होंने, तो शुरुआत में थोड़े से कम लिखते गए, फिर धीरे धीरे इनका स्तर ऊंचा चला गया। और गोदान जो है सर्वोच्च रचनाएं हैं प्रेमचंद की, जिसमें उनकी कलाकृति, उनके लिखने की शैली, उनकी जो साहित्यिकता है वो सबसे चरम बिंदु पर है। 4 फ्रेंड्स में दिया हुआ है, गोदान है, गबन है, प्रेम पचीसी, आनंद मठ। तो फ्रेंड्स इसमें आपको मुझे लगता है कि जवाब आना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। देखिए गोदान इनकी सर्वोच्च है, ये समझिए भारतीय कृषि का महाकाव्य, अगर आप इसे कह लें, भारतीय कृषि का बाइबिल कह लें तो कोई बुराई नहीं है। भारतीय कृषि का बाइबिल गोदान। एक भारतीय किसान किस तरह से जीता था, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की स्थिति क्या थी, भारतीय कृषि कैसे चलती है, इसे समझने के लिए आप अगर कुछ भी ना पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ गोदान पढ़िए, आप पूरी चीज़ समझ जाएंगे। गबन उसी तरह से है, एक मिडिल क्लास मध्यम वर्ग की नैतिकता को लेके कि क्या पैसे कैसे हटाने चाहिए, कितने पैसे कमाने चाहिए, पैसों को लेके क्या हमें अपने नैतिकता का समझौता करना चाहिए, इस विषय पर है फ्रेंड्स। प्रेम पचीसी उसी तरह से प्रेमचंद की आरंभिक रचनाएं हैं, जब प्रेमचंद यूं ही शौक के लिए लिखते थे। आप प्रेमचंद के बारे में उनकी जीवनी अगर पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा जीवन एक समतल मैदान नहीं रहा है। प्रेमचंद 6-7 बार मैट्रिक फेल कर चुके थे, और उन्हें रात को लंबी लंबी यूं ही कहानियां लिखने में खूब मजा आता था। तो उसके बाद उसी दौरान उन्होंने जब आरंभ किया था लिखना, फिर प्रेम पचीसी की थी। और ये जो है फ्रेंड्स आनंद मठ, इसे लिखने का श्रेय जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी को। बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पर यह किताब है फ्रेंड्स? बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह। वहां के जो सन्यासी थे बंगाल के, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इसे हम सन्यासी विद्रोह कहते हैं। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, सन्यासी विद्रोह इसके केंद्र में है। और इसी में आपका जो प्रसिद्ध है वंदे मातरम, इसके 4 पार्ट इसमें हैं, जिसमें से पहला पार्ट वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, तो वो इसी किताब से लिया गया है। आनंद मठ वंदे मातरम लिया गया है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, जो कि बंगाल में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक थे फ्रेंड्स।
और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी उसमें जो पहले 2 ग्रेजुएट थे उसमें से एक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो यहाँ फ्रेंड्स आनंद मठ के लेखक प्रेमचंद नहीं है, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। और फ्रेंड्स आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है बांग्लादेश। देखिए अभी मैंने इनका कहा था बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन। जो भी लड़कियां हैं उन्हें तो जरूर तस्लीमा नसरीन को पढ़ना चाहिए, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। बहुत ही विद्रोही लेखिका, और बिल्कुल ऐसा कहें कि पूरा बांग्लादेश इनके खिलाफ में था। कट्टरपंथी मुसलमानों ने फतवा जारी किया कि आपका सर काट लिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, आपके साथ बदसलूकी की जाएगी। लेकिन क्या हिम्मत दिखाई है। पूरी औरत जाति को अगर सशक्तिकरण किया जाए या फिर ये कहा जाए कि औरतों में क्या दम होता है, औरतों की ताकत क्या होती है, तो एक शानदार उदाहरण तस्लीमा नसरीन का आएगा। जबरदस्त लेखिका, बहुत अच्छा लिखने वाली और उतनी ही सशक्त महिला। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स की कथनी और करनी में बिल्कुल समानता। ऐसा नहीं कि अपने लेखन में कुछ और है और कहने में कुछ और। बिल्कुल बेबाक टिप्पणियां करती हैं, साफ साफ शब्दों में कहती हैं, खुलकर आलोचना करती हैं, मुखर आलोचक और जबरदस्त लेखिका है। तो बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन को किस पुस्तक से ख्याति मिली? हालांकि ये फ्रेंड्स एक दुर्भाग्य इनका रहा कि जिससे ख्याति मिली उसी के कारण इन्हें देश छोड़ना पड़ा था। तो 4 है फ्रेंड्स, शर्म है, लज्जा है, नारी स्वातंत्र है और अबला। अभी मैंने आपको बताया था कि लज्जा की लेखिका तस्लीमा नसरीन है। तो लज्जा एक ऐसी किताब है जिसको बहुत फेमस हुई थी बांग्लादेश में, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई। लेकिन इसी के कारण इसमें जो उन्होंने फैक्ट दिया था कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को वहाँ के मुस्लिम पीड़ित कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, ये बात इससे उजागर हुई थी। और इस बात के बाद फिर इन्हें बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्होंने इनका विरोध चालू कर दिया, इन्हें मारने तक की धमकी मिली और फिर भारत आई। और अब भारत का आप सिद्धांत जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ सबों का स्वागत है, हर विचारधारा का हर विचारधारा का स्वागत है, हर तरीके के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप यहाँ विचार रख सकते हैं, संघ बना सकते हैं, अपनी जो भी आपकी अभिव्यक्ति है उसे खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। तो तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है लज्जा। और भी फ्रेंड्स इनके एक और फ्रांसीसी प्रेमी है, ये भी इन्हीं के लेखक फ्रांसीसी प्रेमी। इसके अलावा इनके और भी ब्लॉग्स आते रहते हैं फ्रेंड्स जो काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। तो तस्लीमा नसरीन के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखनी चाहिए बिल्कुल। और वुमेन एम्पावरमेंट का जो है रियल दूत कहा जाए तो तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट है फ्रेंड, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये फ्रेंड्स देखिए कुछ किताबें जो होती हैं वो मुख्यतः कहानी होती हैं, नोवेल्स होते हैं। उनका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, कुछ का उद्देश्य मनोरंजन करना बिल्कुल नहीं होता। कुछ का उद्देश्य होता है कि वो बताया जाए कि क्या चल रहा है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक ऐसी पुस्तक थी जिसने भारत से धन निष्क्रमण का सिद्धांत, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ को एक्सपोज किया था। अंग्रेज किस तरह से भारत को लूट रहे हैं, किस तरह से खोखला कर रहे हैं। जैसे देखिए मुगल आए, उसके पहले और दिल्ली सल्तनत था, और भी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में आक्रमण किया, उन्होंने भारत को लूटा। लेकिन मुख्यतः वो यहीं बस गए, बहुत कम पैसे यहाँ से बाहर गए और कुछ ही दिनों के लिए गए। तो भारत का पैसा भारत में रह गया। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में सोने की चिड़िया के एक एक पर नोच डाले, इसको यहां से खोखला बनाया। और इसी को लेकर एक किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 4 ऑप्शन था फ्रेंड। लाला लाजपत राय, इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक, इनके बारे में भी आप निश्चिंत होंगे, जानते होंगे। गदर पार्टी के संस्थापक हैं, सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने किया था। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी संत आदमी थे। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय 2 धाराएं थी, गर्मपंथी नरमपंथी, निवेदन निवेदन निवेदन, आवेदन, सुधार दीजिए, ये कर दीजिए, बिल्कुल संत आदमी, सीधे आदमी तो ये थे। तो इन्होंने बहुत ही पढ़े लिखे आदमी, पारसी थे, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने। फ्रेंड्स याद रखिए कि उस समय इसी किताब में से मैंने बताया इंडिया डिवाइडेड, और ये सब किताबें ऐसी थी जिसमें अंग्रेजों के जो इकोनॉमिक शोषण कर रहे थे भारत का, उसका पर्दाफाश किया गया था। गायत्री विश्वकर्मा जी और शिवानी कुमारी दोनों ने सही आंसर दिया, थैंक यू वेरी मच। डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन है? कल मैंने इसकी चर्चा की थी, कल जब मैं क्लासेज में था तो इसकी चर्चा की थी और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। देखिए 4 ऑप्शन है, विशाखा दत्त, कालिदास, भारवी और माघ। ऐसा है फ्रेंड्स, अगर आपको चीजें याद होती हैं
तो आंसर बहुत तेजी से निकलते हैं, आंसर आपको बिल्कुल जुबान पे रहता है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनके एग्जामिनेशन में वैल्यू क्यों होती है। मान लें कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आप एमपी कांस्टेबल देने नहीं जा रहे, किसी भी एग्जामिनेशन को देने जा रहे हैं, आपके पास जीएस को बनाने के लिए अगर 60 मिनट में 25 क्वेश्चन तो 15 में 25 हुए। मान के चलें कि आपको एक क्वेश्चन पर 40 सेकंड का समय मिलता है। आप देखते हैं मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन है, आपको अचानक से याद आता है एकदम से विशाख दत्त, आप तुरंत टिक लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आपके 5 सेकंड लगते हैं। तो फ्रेंड्स इसके 35 सेकंड आपके बचे। ये जो 35 सेकंड है आप कुछ टफ क्वेश्चंस पे लगा सकते हो। इस तरह से मान लें कि अगर आपने 5 क्वेश्चंस को हल कर लिए तो 35 बचे 175, यानी कि मिला के 3 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा बचते हैं दूसरों से बेहतर। सौरभ कुमार जी ने एक कहा है, ठीक है चलिए। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक विशाख दत्त हैं फ्रेंड्स, कालिदास, भारवी। कालिदास के बारे में आपको मैंने बताया, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। मुझे तो लगता है कि विश्व के सबसे महान नाटककार कालिदास हैं। ये अलग बात है कि हम अपने सभ्यता में अपनी जो डोमिनेशंस की पावर होती है, अंग्रेजी के प्रभाव में आके शेक्सपियर को मानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेरा अगर मानना है कि कालिदास विश्व के सबसे महानतम और आरंभिक, एक तरह से कहेंगे जब कालिदास ने अपनी नाटक की रचना का श्रेष्ठतम पाया था उस समय तो यूरोप नाटक के बारे में जानता भी नहीं था। तो फ्रेंड्स कालिदास की रचना आप जानते हैं, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, है ना, विक्रमोर्वशीयम। भारवी की रचना किराती अर्जुनियम है। माघ की भी कई रचनाएं हैं, फिलहाल तो मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन मुद्रा राक्षस ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचनाकार विशाख दत्त है। आइए फ्रेंड्स, माई प्रेसिडेंशियल ईयर, मैंने आपको बताया था कि 2 लेखक हैं, एक तो है के.आर. नारायणन, एक आर.के. नारायणन थे, है ना फ्रेंड्स। इस तरह से कई लेखक थे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। माई प्रेसिडेंट देखिए, ज्ञानी जैल सिंह है, वी गिरी हैं, आर.के. वेंकटरमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? वी गिरी, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। ये थोड़ी पॉलिटिकल्स बुक है। तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति रहे, इन्होंने लिखा नहीं। वी गिरी भारत के प्रधानमंत्री रहे। आर वेंकटरमन ने किताब लिखी है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड, माई कंट्री माई लाइफ किस राजनेता द्वारा लिखी पुस्तक है? अब हम उन किताबों पर भी आते हैं जो कुछ पॉलिटिक्स में लिखी गई हैं, कुछ पॉलिटिकल नेताओं के। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स कि नेता बिल्कुल मूर्ख होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि नेताओं को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी अकल नहीं होता है। मैंने कहीं सुना है कि एक नेता को सरेआम भीड़ में किसी ने उल्लू का पट्टा कह दिया। अब नेता को उल्लू का पट्टा कह देना, हालांकि बात तो सही थी लेकिन फिर भी कह देना बुरी बात है। नेताजी ने केस कर दिया और गाहे बगाए उन्होंने एक सामने खड़े व्यक्ति का, मान लें उसका नाम ढब्बू जी हो, उसका उन्होंने ले लिया कि ये ढब्बू जी ने सुना था कि मुझे उल्लू का पट्टा कहा गया है, वो गवाह के तौर पर। अदालत में मुकदमा चला, जज ने पूछा कि हाँ ढब्बू जी तुमने सुना कि हाँ नेताजी को उल्लू का पट्टा कहा? ढब्बू जी ने कहा हाँ मैंने सुना। जज ने कहा वहाँ हजारों व्यक्ति थे, किसी को कह सकता था, तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि इसने नेताजी को ही उल्लू का पट्टा कहा? ढब्बू जी ने कहा, अरे 1000 आदमी हो, लाख आदमी हो, करोड़ आदमी हो, मगर दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वहां उल्लू का पट्टा सिर्फ एक था और वो हमारे नेताजी थे। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि सारे नेता इसी तरह से डम्बू होते हैं, नेता बिल्कुल मूर्ख होते हैं। बहुत से नेता बहुत समझदार होते हैं। कभी आप निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली सबको देखिए, जब वो बजट पेश करते हैं तो कितने सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं। तो माई कंट्री माई लाइफ देखिए, एल.के. आडवाणी है, एम जोशी, मुरली मनोहर जोशी, सीताराम येचुरी, आप जानते हैं माकपा के। नरेंद्र मोदी के बारे में अच्छे जानते होंगे, इनकी किताबें भी है, कुछ कुछ एग्जाम वॉरियर्स इन्होंने ही लिखी है। तो एल.के. आडवाणी है, एम जोशी हैं, सीताराम येचुरी। फ्रेंड्स एल.के. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ। लाल कृष्ण आडवाणी की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जिंदगी भर पीएम बनने के बारे में सोचते रहे लेकिन इनका ये सपना पूरा नहीं हुआ। 2 बार ये खड़े हुए, पीएम इन वेटिंग में रहे लेकिन पीएम बनने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त नहीं हुआ। मुरली मनोहर जोशी के बारे में आप जानते हैं कि जब राम मंदिर का निर्माण आया था तो एम जोशी का काफी नाम उछला था। सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के काफी सशक्त हज़ार जो महासचिव भी हैं उनके। चलिए फ्रेंड्स, तो माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए ये जो फ्रेंड्स वर्शिपिंग फॉल्स गॉड है ये अंबेडकर को टारगेट करके लिखी गई थी।
कि अंबेडकर को जो पूजा जाता है, जिस बिलीफ पे पूजा जाता है, क्यों पूजा जाता है, उनकी कुछ इन्होंने बताया था कि नहीं उन्हें पूजना गलत है। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर को पूजने की सिचुएशंस गलत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप में से आपको अंबेडकर को अपना गुरु मानते हैं और ये मानते हो तो मुझे से कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिर्फ इस किताब के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा ना कोई आप में से कोई नारा लगाना शुरू कर दें कि अंबेडकर हमारे हीरो हैं, हमारे हैं। बिल्कुल होंगे, उन्होंने महान काम किया, मैं भी मानता हूँ। बट ये लेखक के अपने विचार हैं कि वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, इन्होंने अंबेडकर को ही किया था कि अंबेडकर को जितनी सराहना की जाती है, पूजा की जाती है, वो व्यर्थ है। विक्रम सेठ, अरुण शौरी, सलमान रश्दी, खुशवंत सिंह। तो फ्रेंड्स, इसमें भी आप समझ सकते हैं विक्रम सेठ और सलमान रश्दी को इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनके जो अंबेडकर हैं, इनका कद इतना नहीं है कि विक्रम सेठ और सलमान रश्दी इन पर लिखे। वैसे भी ये दोनों जो राइटर हैं, ये मुख्यतः लिटरेचर लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अरुण शौरी की किताब आई थी, खुशवंत सिंह भी काफ़ी प्राचीन राइटर है। तो अरुण शौरी की किताब है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, गलत किसी भी देवता को गलत मानना या गलत मानकर उसकी पूजा करना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक सलमान रश्दी की है। चलिए चार देखिए दिया हुआ है पुस्तक सलमान रश्दी, मैंने आपको बताया इसके बारे में। द वर्ल्ड ऑफ फतवाज, द मूड्स लास्ट आई, द अदर हाफ, फूल्स पैराडाइज। ये चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। अगर आप में से कोई जानते हो तो इन्हें जानना चाहिए आपको। कुछ प्रमुख लेखक ऐसे हैं जिनके आपको जानना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो आपके सिलेबस में है, इसलिए कि वो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक लेखक अपने जीवन के 25 साल 30 साल का अनुभव 300 पेज में निकालता है, छपता है, 100-200 पेजों में लिखता है। क्या आप 3 घंटे निकाल कर उस 20 साल का अनुभव नहीं निकाल सकते? 20 साल का अनुभव आप जान सकते हैं अगर आप किसी एक जीवनी को पढ़े तो। गायत्री विश्वकर्मा जी ने भी कहा है, जी बिल्कुल सही है। देखिए निम्नलिखित पुस्तकों में द वर्ल्ड ऑफ फतवाज बिल्कुल नहीं है उनकी, द अदर हाफ भी नहीं है, फूल्स पैराडाइज भी नहीं है, द मूड्स लास्ट साई। द मूड्स लास्ट साई क्या है फ्रेंड्स? ये आपके बारे है कि आप उसे पढ़ें और जान लें इसके बारे में थोड़ा बहुत। आप देखिए आजकल तो गूगल है, गूगल महोदय हैं, उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप उस पर जाएं, सीधे बोल सकते हैं कि द मूड्स लास्ट साई बाय सलमान रश्दी की जानकारी दीजिए, वो सारे कुछ दे देंगे। तो आजकल तो गूगल महोदय बैठे ही हुए हैं फ्रेंड्स। चलिए, एस अगेंस्ट ऑड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है फ्रेंड्स? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी। इन चारों के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन साइना नेहवाल पर तो अभी शायद मूवी भी बन रही है जिसमें शायद परिणीति चोपड़ा या दीपिका पादुकोण कोई है, मैं ध्यान से याद नहीं आ रहा। तो एस अगेंस्ट ऑड जो है वो सानिया मिर्जा और भी इनके जो 2-3 भाई वगैरह हैं और जो इनके साथी कलीग्स हैं उन्होंने मिलकर लिखी थी, एस अगेंस्ट ऑड। ठीक है, स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑड के बारे में इनकी ये रचनाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, सो एस अगेंस्ट ऑड के लेखक कौन है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है फ्रेंड्स? सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने भी टेनिस की भारत के बहुत अच्छी प्लेयर थी। और सबसे बड़ी बात की सानिया मिर्जा की थी कि जो फतवा जारी किया गया था उनके स्कर्ट के बारे में, मुस्लिम में फतवा होता है कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उन्हें अगर लगता है कि कोई इस्लाम के कानून हदीस का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ वो ऑर्डर जारी करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो सानिया मिर्जा की स्कर्ट, आपने टेनिस में देखा होगा, स्कर्ट की ऊंचाई काफ़ी कम, काफ़ी छोटी स्कर्ट होती है, किसे बढ़ाना होगा, नहीं तो सानिया मिर्जा खेल नहीं पाएंगी। सानिया मिर्जा ने फतवा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि टेनिस का जो वर्ल्ड का रूल है मैं उसे फॉलो करूंगी और ऐसे किसी चीज़ के बारे में नहीं करूंगी। गायत्री विश्वकर्मा जी कह रही हैं कि जो तो गूगल मॉडल सब कुछ आसान कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा है ही, और दुर्भाग्य से ये हमारे लिए दुर्भाग्य भी रहा है, क्योंकि देखिए अक्सर गूगल का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए नहीं होता। और हमारे ब्रेन की एक खास बात होती है कि प्रकृति प्रदत्त ही समझ लीजिए कि इसे जितनी आसानी से चीज़ें मिलती हैं ये उतनी आसानी से चीज़ों को भुला भी देता है। तो जिस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना होगा वो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहेंगी। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है फ्रेंड्स? ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल बुक थी। भारत की आज़ादी को लेकर बहुत सी चीज़ लिखे गए। बहुत से लोगों का मानना है कि भारत को जो आज़ादी मिली वो सच्चे मायनों में नहीं मिली, जैसे मिलनी चाहिए थी वैसे नहीं मिली। किसी का मानना है कि अरे ये तो बस एक समझौते का परिणाम था, इनमें इनकी गलती है, इन्होंने बंटवा दिया। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 ऑप्शन है आपके पास। एम ओ मथाई था, फ्रैंक मॉरिस, मैक्सिम गोर्की था, दोस्तावास की, ये तो कभी हो ही नहीं सकते। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर। देखिए ये किताब आपको जरूर याद रखनी चाहिए, फ्रीडम एट मिडनाइट। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर ने इस किताब को लिखा था और इसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि जो भारत को आधी रात को आज़ादी मिली वो काफ़ी कुछ सौदेबाजी थी, अंग्रेजों से सौदेबाजी की गई थी, अंग्रेजों ने भारत के दबाव में से नहीं छोड़ा था, एक सौदेबाजी की थी। तो बहुत से लोग मानते हैं कि सच्चाई जो है इसमें बयान की गई है। कुछ लोग का कहना है कि नहीं, इन्होंने अपने इंग्लैंड के डोमिनेशन को शो करने के लिए इस तरह किताबें लिख दी।
तो फ्रेंड्स ये तो किताब लिखने वाला ही जाने, लेकिन देखिए फ्रेंड्स अगर कोई किताब लिखी भी जाती है उस पर कुछ कंट्रोवर्सी भी होती है, कोई गलत है, बुरी है, किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप उसके अगेंस्ट में किताब लिखें, उसके प्रत्युत्तर में किताब लिखें, उनके दिए गए तर्कों को काटें, ना कि उनका विरोध करें, उनका सर काटने की बातें करें, जैसे बहुत से लोग करते हैं। अगला फ्रेंड्स, अंकल टॉम्स केबिन के लेखक कौन है? अंकल टॉम्स केबिन थोड़ा सा अजीब नाम है, बट किताबें तो बहुत अच्छी फेमस थी फ्रेंड्स। टॉम काका की कुटिया शायद इसका नाम एक था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वही होगा, अंकल टॉम्स केबिन। और कहा जाता है कि इस किताब ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल एक मोड़ सा ला दिया था, झकझोर सा दिया था उन्होंने अमेरिका को। एडम स्मिथ कभी नहीं हो सकते, टॉलस टॉय नहीं, थॉमस मूर भी नहीं है, एच.वी. स्टोव। ओके फ्रेंड्स, एच.वी. स्टोव, ये वो स्टोव नहीं है कि इस पर आप चाय पका लें, कुछ पका लें। हालांकि इस स्टोव साहब ने अपने ऊपर अंकल टॉम्स के केबिन में ये स्टोव जला था। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि अंकल टॉम्स के केबिन में एक स्टोव जल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, कि अंकल टॉम्स के केबिन में एक स्टोव जल रहा था, ये थे एच.वी. स्टोव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वॉर एंड पीस। मैंने आपको बताया कि महान साहित्य, इसको कह सकते हैं विश्व का सबसे महानतम उपन्यास, लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस, अन्ना करेनिना। आप में से जिनको भी ये वुमेन्स को लगता है, जिन लड़कियों को ये लगता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो कैसे वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, वुमेन की सही जगह क्या होनी चाहिए, ना अन्ना करेनिना पढ़नी चाहिए। 2 भागों में इन्होंने लिखा है और किस तरह से उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट को लिखा। सबसे बड़ी बात, आप लियो टॉल्स्टॉय के बारे में आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कैसे इतने बड़े सब्जेक्ट को वो बिखरने नहीं देते। अन्ना करेनिना करीब करीब 1500 पेजेस में है, वॉर एंड पीस में उन्होंने 1700-1800 पेजेस लिए हैं, वो A4 साइज का पेज अगर आप ले लें और नॉर्मल राइटिंग्स को, लेकिन उन्होंने कहानी को बिखरने नहीं दिया है। क्या संयोगिता से कहानी को उन्होंने बचाया है, बहुत अच्छे से उन्होंने बचाया है। 5-5 पार्ट में उन्होंने वॉर एंड पीस लिखी, अन्ना करेनिना लिखी, काफी बड़ी बड़ी दोनों किताबें हैं और विश्व की जो टॉप 10 उपन्यास माने जाते हैं उनमें फर्स्ट, इनमें ये दोनों आते हैं। एक ही लेखक की 2 किताबें पिछले 100 साल में सबसे महान किताबों में से शीर्ष 10 में आती हैं। आप समझ सकते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय क्या कद था। रूस के थे, रूस के प्रमुख किताबों में आप जानते हैं लियो टॉल्स्टॉय है, मैक्सिम गोर्की है, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की है। तो यहाँ आपको याद रखना फ्रेंड्स, ओलिवर गोल्डस्मिथ नहीं, बिल्कुल नहीं है, इनका स्वेतलाना भी नहीं, लुई ब्रोमफील्ड बिल्कुल नहीं, और ये सीधे सीधे फ्रेंड्स का नाम है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की कई कहानियां आपने पढ़ी होंगी। लियो टॉल्स्टॉय की 2 बीघा जमीन पहले चलती थी, उसमें कि 2 किसान वगैरह होते थे, लिटिल गर्ल, वाइजर देन मैन, जिसमें 2 छोटी बच्चियां लड़ती हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स लड़ जाते हैं, और जब पेरेंट्स लड़ते रहते हैं मतलब बच्चे तो फिर खेलने में लग जाते हैं, और पेरेंट्स पहले उनकी मम्मी लड़ती हैं, मम्मी को देख के देखिए फिर पापा आ जाते हैं, उनके पापा लड़ने लगते हैं, फिर दोनों तरफ से दोनों के चाचा आ जाते हैं, उनके और भी पड़ोसी आ जाते हैं, और नाले के इस पार और नाले के उस पार, इधर भी 20 आदमी जमा है, उधर भी 20 आदमी जमा है। तो एक बुढ़िया उनसे कहती है कि देखो तुम दोनों से थे वो दोनों बच्चियां हैं जो लड़ रही थी, अभी जाके साथ में खेल रही हैं। तो ऐसे भी फ्रेंड्स आप जीवन में सीख ले सकते हैं, अगर आप बच्चों की लड़ाई में बड़े लड़ने लगते हैं तो मूर्खता है, क्योंकि बच्चे अपनी लड़ाई बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आराम से फिर वो खेलने लगते हैं, और बड़े लंबे समय तक चीजों को नहीं भूलते। लियो टॉल्स्टॉय। चलिए फ्रेंड्स, अगला है ये देखिए थोड़ी सी ये आप इसे ट्रबुलेंट कह सकते हैं, वुलेंट नहीं है, ट्रब्यूलेंट, ट्रब्यूलेंट, द ट्रब्यूलेंट एयर, द ट्रब्यूलेंट ईयर, सॉरी फ्रेंड्स। तो द ट्रब्यूलेंट ईयर के लेखक कौन है? 1986 में फ्रेंड्स ये राजनेता द्वारा लिखी गई है। तो इन तीनों को एल.के. आडवाणी के बारे में बताया, ये नहीं है। शरद पवार आप जानते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, बीसीसीआई के भी अध्यक्ष थे, और ये जब अध्यक्ष बने तब से यही अध्यक्ष बने हुए हैं फ्रेंड्स। अब पता नहीं किसी को अध्यक्ष देंगे या नहीं देंगे, मरते दम तक अध्यक्ष रहेंगे, पता नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय राजनीति में अध्यक्ष के पद का कार्यकाल निश्चित नहीं है। आप बन जाएं, बीजेपी को छोड़ दें तो बन जाएं, बाकी जब तक आपकी मृत्यु ना हो तब तक आप बने ही रहें। सोनिया गांधी बन गई, राहुल गांधी साहब बन गए, चलिए बन गए तो ठीक ही है, बन ही जाए। मुझे सबसे आसान लगता है कि राहुल गांधी महासचिव बनना कांग्रेस का, क्या योग्यता होनी चाहिए? आप सोनिया गांधी के घर पैदा हुए हों, बस यही आपकी योग्यता है, आप बन सकते हैं, और भी किसी के बन सकते हैं आप। चलिए, शरद पवार हैं, नरेंद्र मोदी हैं, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बहुत ही फेमस नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, हाल में उनका निधन हो गया था। शर्मिष्ठा मुखर्जी जिन्होंने साथ बंधन बैंक की स्थापना की थी, उन्हीं की पुत्री है। तो प्रणब मुखर्जी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ही सधे नेता, बहुत जबरदस्त नेता, और ये इन्होंने ही किताब लिखी थी द ट्रबुलेंट ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, दास कैपिटल के लेखक कौन है? मुझे लगता है फ्रेंड ये कुछ किताबें ऐसी हैं जिसे सिलेबस में अनिवार्य करना चाहिए,
जब बच्चा 6 में जाए, 8 में जाए, 10th में जाए, तो कुछ पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम उनका दर्शन, उन्हें पढ़ने के लिए आप मजबूर मत करें, बच्चे तो ऐसे भी पढ़ने में कुछ ज़्यादा रुचि लेते नहीं है। लेकिन एक मैं आपको रोचक चीज़ बताता हूँ कि फ्रांस का शहर है पेरिस, उसे जॉय ड विवरी कहा जाता है। सर जी नहीं सर, मैं तो सर ऐसे रीजनिंग पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाएंगे क्या, प्लीज़ बताइए। देखिए ये तो अब उनका पर्सनल डिसीजन है और फिर बाकी जो हमारी टीम है उनका डिसीजन होगा। ये देखना होगा कि अब वो पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, ये सब कुछ बातें टीम मैनेजमेंट पे होती हैं। तो मैनेजमेंट इसका डिसीजन लेंगे और फिर अभी कुछ बातें हैं, शायद उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उनके बाद आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी टीचर्स आपको पढ़ाएं, उनका मुख्य मकसद होता है कि आप सिलेक्शन लो, आप चीज़ों को सही ढंग से करो, ये बातें होती है। बाकी इधर जो चीज़ें होती हैं इसके बारे में फ़िलहाल मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके बारे में मैनेजमेंट्स के बारे में जानकारी होंगी और जैसे भी कुछ चीज़ें होंगी अपडेट तो आपको ज़रूर बता दी जाएंगी। फिलहाल फ्रेंड्स है कि दास कैपिटल, तो कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो मैं रोचक बात बता रहा था आपको कि इंग्लैंड को ले लें आप तो पेरिस, जॉय ड विवरी कहते हैं उसे। एक समय पेरिस तहस नहस हो चुका था, कुछ लेखकों ने यह ठाना और कुछ बुद्धिजीवियों ने ठाना कि हमें पेरिस को बनाना है। पेरिस का एक बच्चा, एक नॉर्मल आदमी, एक साल में तकरीबन 7 से 8 किताबें पढ़ता है कम से कम। चलिए आप कह सकते हैं कि सर उनमें तो फुर्सत रहती है। बिल गेट्स साल में 12 किताबें पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर। चलिए बिल गेट्स को आप ले लें, वारेन बफेट जो कि टॉप बिलियनियर्स में से एक थे, एलन मस्क, जेफ बेजोस, इन सारे लोगों को पढ़ने की आदत है। अब इनसे ज़्यादा फुर्सत तो आपके पास हो नहीं सकती, इनसे ज़्यादा बिजी तो आप हो नहीं सकते। ये तो मैं नहीं मान सकता कि आप जो बेजोस, अमेजन के सीईओ, जिनकी डेली की इनकम 2200 करोड़ रुपए है, जिन्हें डेली कई मीटिंग्स करनी होती है, आप उनसे भी ज़्यादा बिजी रहते होंगे। तो भारतीयों में जो प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स कि उन्हें इस चीज़ की कभी याद नहीं दिलाई जाती कि इन सब पुस्तकों को कम से कम चेहरा तो दिखा देना चाहिए। हाँ देखो ये दास कैपिटल है, एक बार टच तो बच्चे कर लें। हाँ देखो ये वॉर एंड पीस है, हाँ देखो ये चीज़ें हैं, कम से कम इतना तो बच्चों को देना ही चाहिए। शेक्सपियर नहीं है, कौटिल्य भी नहीं है, कर्नल जॉन हंट भी नहीं है फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स जिन्होंने कहा था कि पूंजीवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, और जो जिसे आप ना मजदूरों की स्थिति में जो सुधार हुए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये जो जबरदस्त नारा था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। और जितनी भी आजकल मजदूरों की स्थिति में सुधार हुई है और उद्योग की स्थिति कमजोर हुई, अब इसके बाद जो चीन और फिर जब रूस रशिया में जो नए प्रयोग हुए, उनके पीछे कार्ल मार्क्स की विचारधारा काम करती थी, जिन्होंने दास कैपिटल की रचना की थी। मदर के लेखक का नाम क्या है फ्रेंड्स? आपने मदर इंडिया फिल्म जरूर देखी होगी। हालांकि ये मदर इंडिया इस मदर से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, या हो भी सकती है। देखिए मैक्सिम गोर्की, इनकी तो एक फिल्म, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है माँ। अच्छा रसिया में दूसरी है, बट इंडियन ट्रांसलेटर्स को माँ कहा गया है। बहुत ही फेमस किताब है मैक्सिम गोर्की की। पर्ल एस बक, ये इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर आइज, इनकी भी नहीं है फ्रेंड्स। ये कैथरीन मेयो की है, इसे आपको याद रखना चाहिए। मदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किताब थी, भारत ने इस पर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति दर्ज कराई थी, क्योंकि भारत को लेकर इसमें थोड़ी सी भारत की इमेज गड़बड़ाने की कोशिश की गई थी। जो भी फिल्में भारत की इमेज को थोड़ा सा डवाडोल करती हैं, गड़बड़ाती हैं, उन्हें ऑस्कर में जगह मिलती है, पता नहीं क्यों। गली बॉय को आप देख लें, मदर इंडिया उसी तरह से नॉमिनेटेड की गई थी। तारे जमीन पर को किया गया था, इसमें भारत की प्रॉब्लम्स को किया गया था। हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, कलम का सिपाही किसके जीवनी प्रस्तुत है? फ्रेंड्स कलम का सिपाही, और मुझे लगता है आप उम्मीद कर चुके होंगे कलम का सिपाही कौन होंगे। हालांकि ये थोड़ी सी, ये शरद चंद्र है, शस्त्र चंद्र की कोई बात नहीं होती है। राहुल सांकृत्यायन, जोश मलिहावादी के बारे में तो आप जानते होंगे, शायर थे, वो शायरी करते थे। तो कलम का सिपाही के जो है वो प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद ने अपने जीवन को समेटा है कि हम किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ाएं, किस तरह से उनका जीवन गया, कब कब उन्हें किससे किससे मुलाकात हुई, कब उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली, क्या मिली नहीं मिली, ये सब पूरी चीज़ें इस पर हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत किस कवि की रचना है? फ्रेंड्स ये तो मुझे लगता है आपने गाना सुना भी रहा होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्यामलाल गुप्त प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त प्रसाद, सोहनलाल द्विवेदी, रामलाल धानी सिंह दिनकर, 4 बड़े बड़े महाकवियों के नाम आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन आप जानते हैं ये और इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने भी नहीं लिखा। श्यामलाल गुप्त पार्षद, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीके के अंतर्गत आ जाती है। मतलब मुख्यतः इनका उद्देश्य जो होता है वो देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं करना होता है, ये लिटरेरी साहित्य में नहीं आते। झंडा ऊंचा रहे हमारा फ्रेंड्स श्यामलाल गुप्ता जी का है। आईन अकबरी के बारे में मैंने आपको बताया था, इब्ने बतूता ने, देखिए इब्ने बतूता ने रहला लिखा था, जिसमें यात्रा वृत्तांत है भारत का, कि भारत जब वो आया तो भारत में उसने क्या क्या देखा, कैसे कैसे देखा। इब्ने बतूता यहाँ का पान वान देख के बड़ा आश्चर्यचकित था। अल्बेरूनी ने पान को देखा, उसे अजीब लगा पान लोग खाते कैसे हैं।
एक बहुत फेमस कविता भी है कि कहानी भी है, शायद अल्बेरूनी ही भारत आया था और भारत से जब वो वापस जा रहा था तो शायद जिसके दूत बन के वो आए थे अल्बेरूनी या कोई और भी होंगे जो आए थे, फारस से आए थे, तो उन्होंने कहा कि फारस के राजा ने इंडिया के राजा से कि आप अपने यहाँ का आम मुझे भेज दें, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो अल्बेरूनी या जो भी दूत रहे होंगे उनके साथ उन्होंने करीब 200 पके आम रख दिए। अब फ्रेंड्स भारत से फारस जाने में तो करीब 3 महीने लगते हैं, आम भला उतने दिन रहते, कुछ तो खा गया कुछ सड़ गए। तो जब वहाँ पर वो दूत पहुँचा तो उसके पास आम बचा ही नहीं था, सारे आम सड़ चुके थे। वहाँ के बाद फारस के बादशाह ने कहा भैया आम दो, इन्होंने कहा मेरे पास आम है ही नहीं। अब सारे दरबारी की कैसा आम लगता था, कैसा स्वाद था बताओ। इन्होंने कहा ठीक है 1 कटोरा शहद लाओ। 1 कटोरा शहद लाया गया, उन्होंने अपनी दाढ़ी शहद में डुबा दी और बोला जिसको भी आम के बारे में जानना है वो मेरी दाढ़ी चूस सकता है, आम बिल्कुल ऐसा ही लगता है, मेरी दाढ़ी चूस लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आम कैसे होता है और कैसे खाया जाता है। तो आईने अकबरी के फ्रेंड्स, अकबर तो अपने जीवन लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। आपने जोधा अकबर मूवी अगर देखी हो इसमें आपको पता ही होगा। अकबर मुरादाबादी बेचारे बहुत बड़े शायर थे, इन्होंने लेखक थे, ये आईने अकबरी के लेखक नहीं है, अबुल फजल, ये दरबारी इतिहासकार थे, साथ भी रहते थे। तो इस तरह से जो सही है आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। इब्न बतूता ने रहला लिखा था फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको डील करवाए जिसमें से आपने भी भाग लिया, कुछ ने जवाब दिया। शिवानी कुमारी जी ने जवाब दिया सी, थैंक यू वेरी मच। अबुल फजल, ठीक है। गायत्री विश्वकर्मा जी, ये भी सही है। देखिए अबुल फजल ने ही लिखा था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज होगी उसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, मुरली उरली ये सब के मैं एक बार आपको परिचय दे दूंगा और फिर से जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम डील करेंगे। फिर उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में अगले हफ्ते डील करेंगे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहाँ हैं, उनकी मुख्यालय कहाँ है, उनमें कितने सारे देश मौजूद हैं, उनका मुख्य काम क्या है और उन्हें कौन संचालित करता है, क्या वो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं, सार्क क्या है, इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एज यूजुअल आप जानते हैं कि मैं रोज ही बोलता हूँ, लाइक कर दें। हाँ, बाकी आपकी इच्छा पर है फ्रेंड्स। आपको अगर ये लगे कि ये आपके किसी फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।